गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लोह चुंबकीय तत्व जो हैं उनकी व्याख्या के बारे में पढ़ने पड़ा था। किस प्रकार से वो जो डोमेन के आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अल्प चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किस प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थ व्यवहार करता है। और गुणधर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब चुंबकों के मध्य अगर लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो उनके व्यवहार भी अलग अलग होंगे। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये हो चुका है। लोह चुंबकत्व की व्याख्या डोमेन के सिद्धांत से की जाती है। समांतर चक्रण के प्रभावी क्षेत्र को डोमेन कहते हैं, जो प्रबल चुंबक होता है। लोहे के टुकड़े में डोमेन चक्रण की दिशा भिन्न होने के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इसीलिए लोहे का टुकड़ा प्रबल चुंबक नहीं होता। ये तीनों जो पॉइंट हैं ये भी आपको लिखने हैं। पहला कि लोह चुंबकत्व की व्याख्या डोमेन सिद्धांत से की जाती है। डोमेन को अपन ने आधार मानकर ही उसका हमने वर्णन किया था। और समांतर चक्रण के प्रभावी क्षेत्रों को डोमेन कहा जाता है। जो एक ही प्रकार के चक्रण वाले जो परमाणुओं का समूह है उसी को डोमेन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। और लोह, कोई भी लोहे का टुकड़ा है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा हुआ, वो उसमें अलग अलग डोमेन रहते हैं और सभी के डोमेन की जो चक्रण की दिशा है वो विपरीत रहती है, इसलिए परिणामी जो आघूर्ण होता है वो शून्य होगा। इसलिए एक साधारण जो लोहे का टुकड़ा है जो चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा हुआ, उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं होगा। लोहे के टुकड़े में चुंबकीय गुण तभी रहेंगे जब उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, अन्यथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, परिणामी आघूर्ण शून्य होगा सभी डोमेन का। ये बात आप नोट कर लेना। अब आज का जो बिंदु है वो है BH वक्र। B यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण और H है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने B और H पीछे पढ़ा था। B और H में हमने रिलेशन भी पढ़ा था। और B और H के मध्य जो खींचा गया आरेख है उसको अपन BH वक्र या शैथिल्य वक्र कहते हैं। ठीक है, अब ये BH वक्र खींचेंगे कैसे, हम आरेख कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कुंडली लेता है, उसमें तार लपेटा हुआ है और उसमें अपन धारा प्रवाहित करवाते हैं। ठीक है, धारा प्रवाह करवाने पर हमने वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर उसमें हमने एक लोहे का पदार्थ अगर उसमें रखते हैं तो वह चुंबकित होगा निश्चित रूप से, अर्थात वह चुंबक बन जाता है। ठीक है ना, उसमें चुंबकीय प्रेरण के गुण आ जाते हैं। चुंबकीय प्रेरण होने के कारण उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो जैसे ही मैं H और B, बार बार H और B शब्द का यूज करूंगी। H का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जो हमने डेवलप कर रखा है, हमने लगा रखा है। हमारे द्वारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया है वो H है। ठीक है, और लोहे के अंदर उसमें रखे हुए लोहे में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है प्रेरण के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, वो है यहाँ पर B। ठीक है, तो जब किसी भी लोहे के पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, वो अचुंबक है, उसमें चुंबकीय गुण नहीं है। अब उसे चुंबक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे अपन H का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे B का मान भी बढ़ता है। ठीक है, B का मान मतलब लोहे का जो चुंबकीय प्रेरण है, लोहे में जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन H के एक निश्चित मान के लिए, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते अपन कितना कर दें, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं उसको तो। ठीक है ना, हमने
शक्तिशाली चुंबक लगाया, और ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक लगा दिया, और ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक लगा दिया। तो इस प्रकार से H तो अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें जो अपने लोह चुंबकीय पदार्थ रखा है, उसमें जो हमने लोहा रखा है, उसका जो चुंबकीय प्रेरण है वो एक सीमा के बाद नहीं बढ़ेगा। अर्थात B का जो मान है एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उस अवस्था को अपन कहते हैं संतृप्त अवस्था। वो अवस्था क्या कहलाती है? संतृप्त अवस्था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम H के मान को धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि हमने H के मान को बढ़ाया तो B भी बढ़ा। H के मान को बढ़ाते गए B बढ़ता गया, लेकिन एक स्थिति पर B बढ़ना बंद हो जाएगा, तो हम H के मान को और बढ़ाना बंद कर देंगे और H के मान को हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से अपन क्या करेंगे, H के मान को वापस कम करना शुरू करेंगे। हमने जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, मतलब H जो हमने लगा रखा है, उसके मान को हम कम करेंगे। कम करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण का मान अर्थात B का मान भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसको आप आरेख के द्वारा आप समझिए कि BH का जो आरेख है वो ये है, यहाँ H है, यहाँ हमने B ले रखा है। ठीक है, हम O से शुरू करते हैं। भाषा बिल्कुल इजी है, अगर आपके ये ग्राफ समझ में आ गया तो इसके अनुसार आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है ना, मेन चीज है इस आरेख को समझना। हम यहां से शुरू करते हैं O से, O A B। ये आरेख आपको दिख रहा है, बीच वाली लाइन दिख रही है ना। अभी आप केवल ये बीच वाली लाइन देखोगे, हमने H बढ़ाया तो B भी बढ़ा। देखो H बढ़ाने पर B बढ़ रहा है, H बढ़ाने पर B बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ इस बिंदु पर स्मॉल b पर B का मान कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे निश्चित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, H के मान को बढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि B का मान तो बढ़ रहा नहीं है, तो हम H को वहीं स्टॉप कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम H के मान को धीरे धीरे कम करेंगे। जब H का मान धीरे धीरे कम करेंगे तो B का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो वह जो आरेख प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, ऐसे ये वाला। B से कहाँ तक, C तक। हमने क्या किया, H के मान को धीरे धीरे कम किया, H के मान को धीरे धीरे कम किया तो B भी कम हुआ, लेकिन इस बिंदु पर H का मान क्या है, 0। बिंदु C पर H की वैल्यू क्या है, H का मान कम करते करते हमने 0 कर दिया, लेकिन B का मान 0 नहीं हुआ। B का मान बिंदु C पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एकदम हटा दिया, शून्य कर दिया, लेकिन फिर भी वह जो लोहा है वह चुंबक ही बना रहा, उसमें चुंबकत्व के जो गुण हैं वो अभी भी विद्यमान है। मतलब चुंबकीय जो चुंबकीय प्रेरण जो है वो अभी भी विद्यमान है, वहाँ शून्य नहीं है वो अब तक। ठीक है, तो बिंदु C पर क्या है, O से लेकर C तक ये इतनी जो दूरी है, इसमें हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रखा है, 0 कर दिया। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने हटा दिया, अर्थात हमने H को हटा दिया। H को हटाने पर भी जो हमने लोहा रखा था, जो पूर्णतः चुंबक बन चुका है, वो वापस लोहा नहीं बनेगा, उसमें अभी भी कुछ चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु को, इतनी दूरी को अपन क्या कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व। अवशेष मतलब बचा हुआ, उसमें शेष रह जाता है कुछ चुंबकत्व, उसमें लोहे के अंदर अभी भी है, अभी भी वो चुंबक है थोड़ा। समझ में आ गया। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है ये कहलाती है धारणशीलता। क्या कहलाती है, धारणशीलता। ठीक है, फिर हमने क्या किया, H के मान को नेगेटिव किया इधर, आपको पता है ना, O से इधर माइनस में चला जाता है।
हमने H के मान को नेगेटिव क्यों किया? क्योंकि हमें B के मान को 0 करना है। हमने चुंबकीय क्षेत्र बदल दिया। H का मान ऋणात्मक कब होगा? जब हम ध्रुवों की स्थितियां बदल देते हैं। N की जगह S और S की जगह N लगा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ही बदल दी, ठीक है ना। और फिर हमने H को H के ऋणात्मक मान के उसको बढ़ाया, तो बिंदु D पर क्या होगा? C से लेकर D पर इस आरेख के लिए जैसे जैसे हमने यहाँ देखे, जैसे जैसे हमने H के मान को ऋणात्मक की ओर बढ़ाया तो B का मान धीरे धीरे देखो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और बिंदु D पर आते आते क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का मान 0 हो जाएगा। बिंदु D पर क्या है? चुंबकीय प्रेरण 0, और H की वैल्यू कितनी है? O से लेकर D तक, ये इतनी दूरी H है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या कहलाती है? निग्राहिता, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? निग्राहिता, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? H के मान को हम और ऋणात्मक करेंगे, और ऋणात्मक करेंगे तो B का मान 0 तो आ गया। अब 0 से वो भी ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। पहले 0 नहीं था, प्लस था, फिर धीरे धीरे 0 आया। अब हम और अगर H के मान को बढ़ाएंगे तो वह ऋणात्मक चला जाएगा। देखो नीचे 0 से नीचे आ गया, ऋणात्मक की ओर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर दूसरी संतृप्त अवस्था आ जाती है। दूसरी संतृप्त अवस्था आने का मतलब क्या हुआ? कि इस स्थिति में B का मान और ज़्यादा ऋणात्मक नहीं होगा। ये B की संतृप्त अवस्था आ जाएगी यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये आ गया समझ में। तो यहाँ पर वापस देखिए, यहाँ से O से हमने शुरू किया, H के मान को बढ़ाया, B का मान बढ़ा, H के मान को बढ़ाया, B का मान बढ़ा, ये B कांस्टेंट हो गया, चुंबकीय प्रेरण नियत हो गया, तो हमने H के मान को बढ़ाना बंद कर दिया। उसके बाद हमने H के मान को वापस कम किया तो B का मान भी कम होगा। H के मान को कम करते गए, B का मान कम हो गया, H का मान 0 हो गया, लेकिन B का मान 0 नहीं हुआ, ठीक है। फिर B के मान को 0 करने के लिए हमने H के मान को ऋणात्मक की ओर बढ़ाया, तो धीरे धीरे एक स्थिति में B का मान भी 0 हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में H का मान 0 नहीं होता। पहले कौन 0 हुआ? H, फिर B 0 हुआ, ठीक है। फिर H ऋणात्मक हुआ, फिर B ऋणात्मक हुआ, तो आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है? H आगे चल रहा है, B उसके पीछे पीछे चल रहा है। पहले H का मान 0 हुआ, उसके बाद B का मान 0 हुआ। H का मान ऋणात्मक पहले हुआ था, उसके बाद B का मान बाद में ऋणात्मक हुआ है, समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर और ज़्यादा ऋणात्मक करने पर ये दूसरी संतृप्त अवस्था आ गई। अब इसके बाद और ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि संतृप्त अवस्था आ चुकी है। फिर हम H के मान को वापस 0 की ओर ले जाएंगे। H के मान को यहाँ से देखो, इस बिंदु पर ये H का मान यहाँ आ चुका, यहाँ से फिर वापस 0 की ओर चलेंगे। H के मान को धीरे धीरे कम करेंगे तो क्या होगा? B का मान भी धीरे धीरे कम होगा, कम होते होते बिंदु F पर पहुँच जाएगा। बिंदु F पर H का मान 0 है, लेकिन B का मान 0 नहीं है। B का मान कितना है? O से लेकर F तक प्राप्त होगा, इतना, ठीक है। फिर हम H के मान को वापस धनात्मक की ओर करते हैं, तो B का मान वापस 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर वापस हम H के मान को बढ़ाते हैं, तो ये आरेख यूँ करके वापस हमें पुनः संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो B और H के मध्य ये जो ग्राफ है, ये जो आरेख है, इसको अपन कहते हैं BH वक्र, ठीक है, जिसमें कितनी संतृप्त अवस्थाएं प्राप्त होती हैं? 2 संतृप्त अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। एक तो धनात्मक की तरफ और एक ऋणात्मक की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, पहली बात तो आपके समझ में आ गई कि B और H और B के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसको अपन BH वक्र कहते हैं, और इसमें 2 संतृप्त अवस्थाएं प्राप्त होती हैं।
दूसरी बात इसमें यह है कि H का मान आगे चलता है, B का मान पीछे चलता है। H हमेशा B से आगे रहता है। ठीक है, आगे पीछे रहने का मतलब क्या है कि पहले अपन H के मान को शून्य करेंगे तब B का मान शून्य होगा। पहले शून्य कौन होगा? H, उसके बाद B शून्य होगा। H के मान को हमने पहले ऋणात्मक कर दिया, उसके बाद में B का मान ऋणात्मक हुआ। तो हम यूँ मानेंगे इसको कि H जो है वो आगे आगे चल रहा है, जो भी स्थितियाँ प्राप्त कर रहा है वो H पहले प्राप्त कर रहा है, B उसके पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो धारणशीलता और एक निग्राहिता। कौन कौन? एक तो धारणशीलता और एक निग्राहिता। धारणशीलता अपन इसको कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, O से लेकर C तक, इसको अपन कहते हैं धारणशीलता। धारणशीलता में H का मान 0 है लेकिन B का मान 0 नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र 0 है लेकिन चुंबकीय प्रेरण 0 नहीं है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी जो लोहा है वो चुंबकीय गुण धारण किए हुए रहता है। लोहे में अभी भी चुंबकीय गुण विद्यमान है, इसलिए हम इसको कहते हैं धारणशीलता। ठीक है, चुंबकत्व गुण को निकालने के लिए, लोहे में से पूरा चुंबकत्व निकालने के लिए, उसके मान को 0 करने के लिए, B के मान को 0 करने के लिए, अर्थात लोहे को पुनः, पहले लोहे को हमने चुंबक बनाया, चुंबक से वापस उसको लोहा जब बना, कब? जब B का मान यहाँ 0 हो गया। B का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा जो है वो पूर्णतः वापस चुंबक बन के वापस लोहा बन चुका। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं निग्राहिता। चुंबकत्व के गुण को निकालना, पूरा निकालना, निग्राहिता कहलाता है। तो O से लेकर D तक की जो दूरी है या O से लेकर G तक की जो दूरी है, इसको अपन क्या कहेंगे? निग्राहिता। बात समझ में आ गई? तो इसमें दो परिभाषाएं आपकी होंगी। H का मान 0, चुंबकीय प्रेरण के जिस मान पर H का मान 0 होता है वह उसकी धारणशीलता कहलाती है। ठीक है ना, चुंबकीय प्रेरण के जिस मान पर H का मान 0 होगा वह क्या कहलाएगा? धारणशीलता कहलाता है। ठीक है, और H के जिस मान पर चुंबकीय प्रेरण का मान 0 होगा वह क्या कहलाएगा? निग्राहिता। तो निग्राहिता की परिभाषा, धारणशीलता की परिभाषा, दो चुंबकीय संतृप्त अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, H आगे चलेगा, B उसके पीछे पीछे चलेगा। तो ये इस ग्राफ के द्वारा, इस आरेख के द्वारा BH वक्र आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसका ये क्षेत्रफल है, देखो पूरा ये आकृति जो बनी हुई है, कहाँ से कहाँ तक? B, C, D, E, F, G और वापस B, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो वह स्थायी चुंबक होगा। ये आकृति अगर मोटी है, मोटी का मतलब ये जो चीज़ है, निग्राहिता जो है वो ज़्यादा है। निग्राहिता अगर ज़्यादा है तो ये मोटा हो जाएगा, ये जो आकृति है वो फैली में चौड़ाई ज़्यादा रहेगी इसकी। ठीक है ना, चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना, तो वह स्थायी चुंबक होगा। और जिसमें ये जो चौड़ाई है ये अगर कम है तो वह कोमल चुंबक, कोमल लोहे जो कोमल जो लोहा रहता है, सॉफ्ट जो नरम जो लोहा रहता है उसके लिए होगा, और वह अस्थायी चुंबक होगा। अगर पतला या आकृति पतली है, चौड़ाई इसकी कम है, तो वह अस्थायी चुंबक है। और चौड़ाई अगर ज़्यादा है तो वह स्थायी चुंबक होता है। तो ये भी अपन आगे बढ़ेंगे, स्थायी और अस्थायी चुंबक जो है वो। तो ये आरेख आपके एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। जैसा जैसे मैंने आपको बताया ठीक वैसे वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे।
कोई भी लाइन आपके समझ में नहीं आ रही है या इसकी थ्योरी जो है वो आपके अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताओ, ठीक है। यदि किसी पूर्णतः अचुंबकित पिंड पर विद्युत रुद्ध तार का तांबे का तार लपेटकर धारा प्रवाहित की जाए तथा चुंबकन क्षेत्र H व चुंबकीय प्रेरण B के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त वक्र BH वक्र कहलाता है। ये तो BH वक्र की परिभाषा होगी, ठीक है। प्रारंभ में अब यहाँ से शुरू होगा, प्रारंभ में तो O से शुरू करेंगे अपन, ठीक है। प्रारंभ में जब चुंबकन क्षेत्र H के मान में वृद्धि की जाती है तो चुंबकीय प्रेरण B के मान में वक्र OAB के अनुसार परिवर्तन होगा तथा बिंदु B पर चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। OAB प्राप्त होता और बिंदु B पर चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब यदि H के मान में कमी की जाए, अब H का मान नहीं बढ़ाएंगे, संतृप्त अवस्था आने के बाद H का मान नहीं बढ़ाएंगे, वो चाहे धनात्मक वाली स्थिति हो चाहे ऋणात्मक वाली स्थिति, ठीक है। क्योंकि संतृप्त अवस्था आने के बाद B का मान तो बढ़ेगा नहीं, H का मान आप चाहे कितना ही बढ़ा दो B फिर नहीं बढ़ेगा, इसलिए H के मान को हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। कमी की जाए तो B के मान में वक्र BC के अनुसार कमी होगी, वक्र BC के अनुसार कमी होगी। H के मान को कम करने पर B कम होगा, किस वक्र के अनुसार? BC वक्र के अनुसार, ठीक है। बिंदु तथा बिंदु C पर H शून्य हो जाता है, बिंदु C पर H शून्य हो जाएगा। B के इस मान को अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। पदार्थ का यह गुणधर्म धारणशीलता कहलाता है। कहाँ पर? बिंदु C पर। बिंदु C पर H का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? अवशेष चुंबकत्व। और इसका ये जो गुणधर्म है ये कहलाता है धारणशीलता, ठीक है। H के मान में ऋणात्मक वृद्धि करने पर, H का मान हम ऋणात्मक की तरफ ले जाएंगे, करने पर B के मान में कमी आती है तथा वक्र CD प्राप्त होता है। देखिए CD, ये CD प्राप्त होता है। H के मान को हम 0 से इधर ले गए तो ऋणात्मक ले गए तो B का मान कम होगा और वक्र CD प्राप्त होगा और D बिंदु पर B का मान शून्य हो जाएगा। प्राप्त होता है जहां बिंदु D पर चुंबकीय प्रेरण B का मान शून्य हो जाता है। H का वह मान निग्राहिता या निग्रह क्षेत्र कहलाता है। H का ये मान क्या कहलाएगा? निग्राहिता। H के ऋणात्मक मान में और वृद्धि करने पर B के मान में भी ऋणात्मक वृद्धि होगी तथा DE प्राप्त होगा। वक्र E पर चुंबकीय संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है, पुनः E बिंदु पर। यहाँ पर H और B दोनों ऋणात्मक है। H के मान में धनात्मक वृद्धि की जाए तो वक्र EF के अनुसार अवशेष चुंबकत्व, वक्र EF के अनुसार निग्राहिता प्राप्त होती है तथा पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। यहाँ से वापस अपन H के मान को 0 की तरफ, इधर धनात्मक की तरफ ले जाएंगे तो H पर क्या प्राप्त होगा? धारणशीलता। F पर क्या प्राप्त होगा? धारणशीलता। और G पर क्या प्राप्त होगा? निग्राहिता। और पुनः पूरा वक्र यहाँ तक प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। H के मान को धीरे धीरे फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे तो B के मान में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और वापस बिंदु B पर पहुंच जाएगा, अपनी पहली वाली संतृप्त अवस्था पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, पूरा। ये मैंने आपको आरेख के द्वारा पहले समझा दिया था और उसको भाषा के रूप में ठीक वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये मैं समझती हूँ कि आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वक्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय प्रेरण B का मान
चुंबकन क्षेत्र H से सदैव पीछे रहता है। देखो मैंने बताया था B का मान पीछे रहता है, H का मान आगे रहेगा, इसलिए वक्र को शैथिल्य वक्र कहते हैं। पदार्थ का यह गुणधर्म चुंबकीय शैथिल्यता कहलाता है। शैथिल्य मतलब निरस्ता, ठीक है, पीछे चलना, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रखोगे। तो यहाँ तक आपका BH वक्र कंप्लीट हो गया। आगे वाला जो टॉपिक है ये वाला वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, BH वक्र इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपका संभवतः है कल की क्लास में और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बचे हुए जो न्यूमेरिकल है, 5 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे बाद में। और वीडियो जो है वो पहले जो बच्चे देख रहे थे उसमें से भी संख्या कुछ कम हुई है। जो शुरू से रेगुलर वीडियो देख रहे थे उन्होंने किस कारण से वीडियो छोड़ा है, अगर उनके पास मोबाइल समय पर नहीं आता तो लेट रात तक आप पढ़ें या सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। दिन में अगर आपके फादर या आपकी मदर आपका जो फ़ोन है वो अगर ले जाते हैं अपने साथ, आपके पास फ़ोन अगर उस समय नहीं रहता तो आप लेट नाइट तक पढ़ें, और या आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। उनके काम पर जाने से पहले और उनके आने के बाद आप मोबाइल का यूज़ करें, उसको पढ़ें, वीडियो देखें। ये आपका कोई बहाना नहीं होगा, या पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं कह सकती हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई बहाना नहीं होता। वो किसी भी तरह से कैसे भी दिन में सो के, चाहे उसको रात को पूरी रात जगना पड़े, वो पढ़ेगा। उसको बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, मैं कह रही हूँ केवल नोट्स पढ़ लो आप। कोई भी टॉपिक आपका बीच में से छूटेगा नहीं नोट्स में से, समझ रहे हैं ना आप? तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।